हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, हम लोग यहाँ पर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। सो हियर वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन, किंग डिमांड कर्व इज रिलेटेड विद। तो जो किंग डिमांड कर्व है ये आप लोगों के पास में कौन सी मार्केट में पाई जाती है? मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। सो जो किंग डिमांड कर्व है ये आप लोगों की कहाँ पाई जाती है? ओलिगोपोली में पाई जाती है। इनके सभी मार्केट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को जरूर याद रखिएगा। ओलिगोपोली वाली मार्केट कौन सी वाली मार्केट होती है? जहां पर क्या होते हैं? फ्यू बायर्स होते हैं। मोनोपोली वाली मार्केट कौन सी वाली मार्केट होती है? फ्यू बायर्स नहीं, यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या रहते हैं? फ्यू सेलर्स हम लोगों के पास में होते हैं। ओलिगोपोली वाली मार्केट क्या होती है? जहां पर हम लोगों के पास में क्या रहते हैं? फ्यू सेलर्स होते हैं। जो बायर होते हैं वो आप लोगों के पास में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। सेलर क्या रहते हैं? फ्यू होते हैं। और जो बायर रहते हैं वो आप लोगों के पास में क्या रहते हैं? मैनी बायर यहाँ पर होते हैं। क्लियर हो जाएगा। और जो मोनोपोली वाली मार्केट होती है ये क्या होती है? सिंगल सेलर वाली जो मार्केट होती है ये मोनोपोली वाली होती है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? जहां पर हम लोगों के पास में क्या रहते हैं? बहुत ज्यादा बायर होते हैं, सेलर होते हैं। प्रोडक्ट जो रहता है वो हम लोगों के पास में क्या होता है? होमोजीनियस होता है। जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है? सबका सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉट एसोसिएटेड विद एचआरएम। एचआरएम की फुल फॉर्म क्या होती है हम लोगों के पास में? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम लोगों को पता है जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर क्या होता है? दो तरीके के रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होते हैं एक्टिव रिसोर्सेज, एक होते हैं पैसिव रिसोर्सेज। तो एक्टिव रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो उसकी मैनेजमेंट की जाती है। तो उससे कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो किसने उसकी डेफिनेशन नहीं दी है? मिचेल जे जूसिस, डेल योडर, एडविन बी फिलिपो, के डेविड। तो एचआरएम के साथ में कौन एसोसिएटेड नहीं है? के डेविड एसोसिएटेड नहीं है। ओके जी, तो ये हम लोगों के पास में हो जाएगा। ये डेफिनेशंस आपको अभी तो नहीं याद करनी, बट आप जो आपका मेंस का एग्जाम होगा वहां पे ये आप लोगों को जरूर लर्न करनी पड़ेंगी। सो डेल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? जहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज की मैनेजमेंट की जाती है ताकि इंडिविजुअल एक जो पर्सन है वो अपना अपना इंडिविजुअल गोल भी अटेन कर सके और ग्रुप गोल को भी अटेन किया जा सके। और फ्लिपो के अकॉर्डिंग एचआरएम क्या होता है? जहां पे प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की जाती है, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर किया जाता है और डेवलप किया जाता है, उनको कंपनसेट किया जाता है, इंटीग्रेशन होता है, एम्प्लॉयज को मेंटेन किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या होती है? रिप्रोडक्शन होती है ताकि गोल को क्या किया जा सके? अचीव किया जा सके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मेरिट रेटिंग इज नॉट नोन एज। मेरिट रेटिंग को क्या नहीं कहा जाता है? एफिशिएंसी रेटिंग, सर्विस रेटिंग, जॉब रेटिंग और एक्सपीरियंस रेटिंग। तो मेरिट रेटिंग को एफिशिएंसी रेटिंग भी कहा जाता है, सर्विस रेटिंग भी कहा जाता है, एक्सपीरियंस रेटिंग भी कहा जाता है, बट जॉब रेटिंग ये नहीं होता है। ओके जी, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो यहाँ पे लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। सो इनको मैच करना है। सो पहला क्या लिखा हुआ है? फेमा। फेमा क्या रहता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या है? फेमा। ये आप लोगों के पास में कब आया था? 1999 के अंदर आया था। पहले हम लोगों के पास में क्या होता था? फेरा होता था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये हम लोगों के पास में रहता था। ये आप लोगों के पास में कब आया था? 1973 के अंदर हम लोगों के पास में आया था। फेरा कब आया है आप लोगों के पास में? 1973 में। उसको बदलकर फेमा आया आपके पास में 1999 के अंदर। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ये आप लोगों के पास में कब आया है? 1948 के अंदर आया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब आया है? 1947 में हम लोगों के पास में आया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये कब आया है? 1986 के अंदर आया है। सो फेमा जो है वो आप लोगों के पास में 1999 में, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, डिस्प्यूट एक्ट 1947 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, अगर प्राइस जो रहता है एक कमोडिटी का, अगर वो आप लोगों के पास में क्या होता है? डिक्रीज होता है, कितने से? 20% से।
और डिमांड 40% से इंक्रीज होती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों के पास में क्या रहेगा। सो इसका हम लोगों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट पता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या होता है ईडी, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आया, इसको कौन मेजर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है। सो यहाँ पे हम लोगों के पास में पहला क्या रहता है, परफेक्टली इलास्टिक, जहां पे ईडी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट होती है। जहां पे क्या होता है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे डिमांड कर्व कैसी बनती है, पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस हम लोगों के पास में बनती है, ठीक है जी। और हॉरिजेंटल भी आप लोगों के पास में रहती है। सेकेंड हम लोगों के पास में क्या रहता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे क्या होता है, प्राइस में चेंज आने से डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पे ईडी क्या रहती है, 0 होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, वर्टिकल होती है, पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस आप लोगों के पास में रहती है। देन आफ्टर क्या होता है, हाईली इलास्टिक, जहां पे क्या होता है, प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आता है। प्राइस में सपोज 20% का चेंज आया, डिमांड में 40% का चेंज आता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ईडी ग्रेटर देन 1। ये आप लोगों के पास में क्या होता है, जो ईडी है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, मोर देन यूनिटरी हम लोगों के पास में रहता है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर ये आप लोगों के पास में कैसा शेप क्रिएट करता है, फ्लैटर शेप क्रिएट करता है। ये देखो ये क्या है, ईडी ग्रेटर देन 1 है। फिर क्या रहता है, लेस इलास्टिक, ठीक है, जहां पे क्या होता है, ईडी लेस देन 1 होता है, जहां पे प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उतना चेंज नहीं आता है। मतलब कि प्राइस में अगर 20% का चेंज आया है तो डिमांड में 10% का चेंज आता है, तो ये आप लोगों के पास में लेस देन यूनिटरी होता है। यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या रहती है, स्टिपर शेप होती है। एंड लास्ट हम लोगों के पास में क्या रहता है, ये देखो ये स्टिपर शेप है, और ये ईडी क्या होता है, 1 होता है, प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है। ये यूनिटरी इलास्टिक होते हैं, ईडी जो रहता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एक और कुछ बातें हैं उनको जरूर याद रखिएगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ईडी क्या होती है, आप लोगों के पास में इनफाइनाइट होती है। मोनोपोली के अंदर आप लोगों के पास में क्या रहती है, लेस देन 1 हम लोगों के पास में रहती है। मोनोपोली में क्या होती है, लेस देन 1 होती है, स्टिपर होती है। और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है यहाँ पे हम लोगों के पास में क्या रहती है, जो ईडी होती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ये कुछ बातों को जरूर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर, तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों के पास में, प्राइस में जितना चेंज आया डिमांड में उससे ज्यादा चेंज आया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सी वाली जो बात है इसमें से ट्रू है। सो आप लोग को पता है 3 तरीके की गुड्स हम लोगों के पास में रहती हैं। कौन कौन सी रहती है, एक हम लोगों के पास में होती है नॉर्मल गुड, एक होती है इंफीरियर गुड, और एक क्या होती है गिवन गुड हम लोगों के पास में रहती है। सो नॉर्मल गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, आप लोगों के पास में पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हर केस में पॉजिटिव ही रहता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, हमारे पास गुड्स के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि टी को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कॉफी के साथ में, तो ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। इनकम इफेक्ट क्या बताता है, इनकम का क्या रिलेशन होता है हमारे पास डिमांड के साथ में, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, और एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, प्राइस इफेक्ट भी हम लोगों के पास में एक कॉलम होता है, ठीक है जी। प्राइस इफेक्ट में क्या देखा जाता है, प्राइस और उस गुड्स की डिमांड को देखा जाता है। तो नॉर्मल गुड्स के अंदर जो प्राइस इफेक्ट रहता है वो क्या होता है, नेगेटिव। प्राइस कम डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा डिमांड कम होती है, ठीक है। नॉर्मल इंफीरियर गुड्स में भी प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, लेकिन गिवन गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। इसीलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी।
इन्फीरियर गुड्स के अंदर क्या होता है, इनकम इफेक्ट जो रहता है ये आप लोग के पास में नेगेटिव होता है। हमारी इनकम बढ़ती है, हम लोग इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं और इनकम के कम होने पर डिमांड ज्यादा हो जाती है। गिफिन गुड्स के साथ में भी इनकम इफेक्ट क्या रहता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये दोनों देखो, ये वाला जो बॉक्स है इन दोनों का सेम है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट गिफिन और इन्फीरियर में सेम है ना। तो इसमें कुछ बात है वो आपको याद रखनी है, वो क्या है, इन्फीरियर गुड्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट से ज्यादा होता है। और जो गिफिन गुड्स होती हैं उसके अंदर हम लोगों के पास में क्या रहता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। याद हो जाएंगी। लॉ ऑफ डिमांड कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, गिफिन गुड्स में नहीं होता। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, सभी का पॉजिटिव होता है। इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव होता है, इन्फीरियर का नेगेटिव, गिफिन का भी नेगेटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इन्फीरियर के अंदर ज्यादा होता है और गिफिन के अंदर क्या होता है, इनकम इफेक्ट ज्यादा होता है। सो इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स द इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इन्फीरियर में इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑल्दो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज पॉजिटिव, ये वाली जो बात है ये आप लोगों की पहले ही ट्रू है। इन्फीरियर गुड्स के अंदर इनकम और सब्स्टिट्यूशन, इनकम कैसा होता है, नेगेटिव, सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आप लोग का आंसर हो जाएगा। गिफिन गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन सभी के केस में पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों का नेगेटिव रहता है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अभी भी बताया था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, प्रोडक्ट सबका सेम होता है। ओके, तो वहां पर जो डिमांड कर्व रहती है फर्म की वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल होती है, पैरेलल टू ओएक्स एक्सिस हम लोगों के पास में एडी होती है। एडी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो नॉट से नॉन को कट कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आता है, कौन सा है जो फाइनेंशियल इंसेंटिव है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव कौन से वाला है, जो एडिशनल बोनस है, नाम से क्लियर है, जो बोनस है, बोनस, सैलरी, वेजेस, ठीक है, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सभी फाइनेंशियल इंसेंटिव रहते हैं। परमानेंट जॉब देना, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, रिकॉग्नाइजेशन देना, ये क्या रहते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होते हैं, जो मॉनेटरी नेचर के होते हैं और जिसको हम लोग मनी के फॉर्म में मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो भी वैल्यूएशन को इंक्लूड किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को इंक्लूड किया जाता है। सेल्स प्रमोशन HRM का पार्ट नहीं है, सेल्स प्रमोशन मिक्स का पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट है, तो ये आप लोगों का नहीं होगा। जॉब एनरिचमेंट को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके जी, सो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द टर्म 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हम लोगों के पास में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, ट्रू है। जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रू नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या होता है, जब हम लोगों ने ट्रू नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया तो वहां पर हम लोगों के पास में कोई भी एरर नहीं होता है और इसको क्या कहा जाता है, 1 माइनस अल्फा कहा जाता है। फिर हम लोगों के पास में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, ट्रू है, और हमने क्या कर दिया, ट्रू को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ट्रू को रिजेक्ट करना, तो ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, 1 माइनस अल्फा, सॉरी, ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, अल्फा होता है। तो अल्फा या फिर हम लोग इसको कहेंगे कि ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, टाइप 1 एरर हम लोगों के पास में रहता है। क्लियर हो जाएगा, क्या रहता है, टाइप 1 एरर होता है। फिर क्या है, नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, फॉल्स है। फॉल्स को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो गलत को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, बीटा होता है। या फिर हम लोगों के पास में क्या रहता है, टाइप 2 एरर होता है।
और जहां पर हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, और फॉल्स को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सही डिसीजन लिया। ये आप लोगों के पास में क्या रहता है, 1 माइनस बीटा होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पावर ऑफ टेस्ट हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू को एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं किया, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा। ट्रू था, ट्रू को रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर, अल्फा होता है। और इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहा जाता है। ओके, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, फॉल्स को क्या करना, एक्सेप्ट करना, टाइप 2 एरर, बीटा होता है। ओके, और फॉल्स को रिजेक्ट कर देना, करेक्ट डिसीजन होता है, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस बीटा होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के पास में रहता है, जहां पे जो टोटल एरिया होता है वो आप लोगों का किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। टोटल एरिया 1 के इक्वल होता है। ठीक है जी। और तो यहाँ पे क्या होता है, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप लोगों के पास में किसके बराबर होगा, 99.73 के बराबर होगा। एरिया बिटवीन म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसके बराबर होता है, 68.26%। म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, 95.44%। म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, 99.74। एरिया बिटवीन म्यू प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसके बराबर होता है, 95% के बराबर होता है। ठीक है। और म्यू प्लस माइनस 2.58, म्यू प्लस माइनस 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन ये किसके बराबर होता है, 99% के बराबर होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लोग के पास में ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सैम्पलिंग, सैम्पलिंग क्या होता है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। एक हम लोगों के पास में क्या रहता है, पॉपुलेशन होता है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो आप लोगों के पास में क्या रहता है, पॉपुलेशन होता है। और पॉपुलेशन के हम लोगों के पास में क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं। जब हम लोग उसमें से क्या करते हैं, कुछ यूनिट को क्या करते हैं, निकाल कर स्टडी करते हैं, तो वो आप लोगों के पास में क्या कहलाता है, सैंपल कहलाता है। तो सैंपल को निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग कहा जाता है। So sampling distribution of the mean is very close to the standard normal distribution. So sampling distribution है मीन का, वो क्लोज होगा किसके, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। कब, जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तब, और जब पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बट सैंपल का साइज जो है वो क्या है, लार्ज है। ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the value of coefficient of determination is 6.64 then value of coefficient of correlation. So यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है जो coefficient of determination रहता है, इसका फॉर्मूला जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है। क्या होता है, आर स्क्वेयर होता है। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है, 0.64 है। ठीक है। तो ये क्या है, आर स्क्वेयर है। आर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है। तो यहाँ पे आर का जो हम दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.64 हो जाएगा। ठीक है। तो आर इज इक्वल टू 0.64 का अंडर रूट, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.8 हम लोगों के पास में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। Hopefully you clear all the things. So this is for today's session. Thank you to everyone.